Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 or this is a summary. This is the entire summary of chapter 4 working of institutions which we already have covered in the various parts. So I'll recommend you to first go and watch those videos so that your concepts will be cleared and this is just for the revision purpose. So ये देखिए working of institutions में हमने initially पढ़ा था कि how is a major policy decision is taken. तो हमने गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू एक एग्जाम्पल लिया था और वो सोचा था कि कैसे डिसीजन मेकर्स आए, फिर कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ी. तो हमारे यहाँ मेजरली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यू कैन डिवाइडेड इनटू दीज थ्री टर्म्स. पार्लियामेंट होती है, दो हाउसेज हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी है. ठीक है, तीन ब्रांचेज हैं हमारे की इंस्टीट्यूशंस की. तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो देखिए हमने देखा था कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर था अगस्त 13, 1990 डेटेड था. नॉर्मल जैसे गवर्नमेंटल ऑर्डर होते हैं, दिन में 100 से ज़्यादा भी ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट है निकालती है, वैसे ही ऑर्डर था. साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स. ठीक है, ये जो ऑर्डर था इसने मेजर पॉलिसी डिसीजन लिए थे. इसमें बोला था कि 27% अब रिजर्वेशन करेंगे इन द जॉब्स फॉर SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ये था, इसमें एक नया नाम दे दिया फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू दिस कास्ट, जिसको गवर्नमेंट कंसिडर करती थी कि बैकवर्ड क्लासेस है. इसमें जॉब बेनिफिट्स यानी कि जॉब रिजर्वेशन दिया गया था इनके लिए. अब तक सिर्फ SC और ST के लिए था. नाउ एक थर्ड कैटेगरी इन्होंने इसके ऑर्डर बना दी. ठीक है, अब डिसीजन मेकर्स, किसने डिसीजन लिया ये देखो, सिग्नेचर किए ऑफिस मेमोरेंडम में सेक्रेटरी ने. ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे देयर वर चेन ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 को अपॉइंट किया, ये देखने के लिए कि भाई आप देखिए कि बैकवर्ड क्लासेस में क्या रिकमेंडेशन चाहिए. इसको हेड किया BP मंडल ने. मंडल कमीशन ने सारे क्राइटेरियाज एग्जामाइन किए, फिर अपनी रिकमेंडेशन दी, रिकमेंडेशन सबमिट की 1980 में और अपने की रिकमेंडेशंस बनाए. फिर उसके बाद इलेक्शन होने वाले थे, जनता दल आ रही थी. जनता दल ने बोला कि हम ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम लेकर आएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं अगर हम पावर में आ गए. तो जनता दल आ गए, VP सिंह की गवर्नमेंट आ गई. जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने इमीडिएटली पार्लियामेंट में अपने डिसीजन के बारे में बताया कि वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बताया कि ये जो है अब क्या करेंगे, रिकमेंडेशन जो है इम्प्लाई करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद सीनियर कैबिनेट ने डायरेक्शन दिए किसको, डिपार्टमेंट को. डिपार्टमेंट ने कैबिनेट के डिसीजन के लाइन पे पूरी सारी चीज़ें ड्राफ्ट की. ठीक है, ड्राफ्टिंग की, मिनिस्टर का अप्रूवल लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम साइन किया गया फाइनली सेक्रेटेरिएट के द्वारा. फिर कुछ महीनों तक बहुत सारे डिबेट्स हुए न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, बहुत सी चीज़ें हुई. फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस में, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अपील किया, तो सारे केसेस को बंच टुगेदर किया. इसको बहुत ही फेमस केस बोलते थे, इंदिरा स्वाहाने वर्सेस अदर्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइड से. फिर उन्होंने बोला कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये वैलिड है, आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट गवर्नमेंट को ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने के लिए बोली. ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या समझा था कि एक डिसीजन में कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. पहला तो पार्टिसिपेट किया डिसीजन मेकर ने. डिसीजन मेकर बेसिकली कैबिनेट ने, विच इज़ हेडेड बाय PM, है ना, मेन डिसीजन लिया. फिर उस चीज़ को ड्राफ्ट किया गया. ड्राफ्ट करने के बाद फिर पार्लियामेंट ने उस चीज़ को जो है अप्रूव किया होगा. और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी लॉ के ऊपर ऑपरेशन आ गया है या फिर ऑपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गई अपनी जुडिशरी. ठीक है, जुडिशरी रिकमेंड की, तो कितने सारे इंस्टीट्यूशंस एक डिसीजन के लिए काम आ गए. ठीक है, सो व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत यही है कि वो सिटीजन के प्रति इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल घोषित करती है, स्पेशली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है सिटीजन्स के प्रति. ओके, एंड और क्या काम करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, जो भी मनी पब्लिक फंड का होगा उसको कहाँ स्पेंड करना है वो चीज़ें देखती है, वेलफेयर स्कीम्स निकालती है और बहुत सारे अरेंजमेंट्स करती है. और ये एक्चुअली चीज़ें आपको सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में मिल जाएंगी. सो इंस्टीट्यूशन का काम क्या क्या होता है. अब प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कैबिनेट है वो मेजर पॉलिसी डिसीजन लेंगे.
सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो एज ए सेक्रेटेरिएट काम कर रहे हैं, और जो बहुत से सिविल सर्वेंट्स हैं, एक साथ मिलके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, है ना, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सेटल करने के लिए। ठीक, अब वाई डू यू नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के बारे में समझते हैं कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ योर प्रेसिडेंट, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनते हैं। पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है, यानी कि बिल को लॉ बनना है तो पार्लियामेंट के तीनों प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। यानी कि सपोज राज्यसभा से बिल निकला, यहाँ से पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा में, यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ से जाएगा प्रेसिडेंट, एक्सेंट मिल गया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लॉ बन जाएगा। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इस तरह से ही पार्लियामेंट मिलेगी। पार्लियामेंट मनी मैटर्स कंट्रोल करता है। इट इज़ द हाईएस्ट फोरम टू डिस्कस एंड डिबेट, है ना। तो इट एक्सरसाइजेज ऑल ओवर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। हमने एक्चुअली इनको डिटेल में पढ़ा है। हमारे यहाँ 2 हाउसेज हैं, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ एक है अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टेट्स को, यानी कि राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, और इनका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी कि लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करने जाते हैं और इनको इलेक्ट करने नहीं जाते, इनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही, हमारे असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक और बात समझ लीजिए, ये जो है इट इज़ अ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इट इज़ नॉन परमानेंट, यानी कि हर 5 साल में आपके लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। कोई भी लॉ बनना होगा तो इन जनरल दोनों लॉज को आपस में, दोनों हाउसेस को आपस में, यानी कि दोनों हाउसेस से वो जो लॉ है पास होना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स जॉइंट सेटिंग हो सकती है। राज्यसभा को स्पेशल पावर दिए गए हैं कुछ, वो भी इस कुछ ऐसे पावर्स हैं जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि स्टेट के रिस्पेक्ट में वो स्पेशल पावर्स हैं। अदरवाइज मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी इज़ द लोअर हाउस, जहाँ पे जो लोकसभा है, जहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, तो लोगों का से भी ज़्यादा होगा। तो अगर कोई मनी बिल है और कुछ स्पेशल मैटर्स हैं तो लोकसभा से ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। बजट भी लोकसभा से जनरेट होता है। प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा से ही आता है। अब थोड़ा समझते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। आपके सरकार में बहुत से लोग होंगे, एक होंगे जो कि डिसीजन लेंगे, दूसरे होंगे जो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन का काम एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है आपके वी कॉल इट परमानेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यूनियन लेवल की बात कर रही हूँ। यही होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और अगर हम बात करें परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की, ये होते हैं सिविल सर्वेंट, दूसरी कैटेगरी होती है जो कि इनको असिस्टेंस का काम करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो पीएम इज द रियल हेड, ओके, हेड ऑफ गवर्नमेंट, रियल हेड है। मेजर पॉलिसी डिसीजन हमारा प्राइम मिनिस्टर लेता है। ये कहाँ से आता है? लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी उसका लीडर, और आज के दौर में कोलिजन पार्टीज कोलिजन कर रही हैं, तो कोलिजन गवर्नमेंट की में जो भी उनका लीडर होगा दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको फिर अपॉइंट करता है। नाउ यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स के बारे में देख लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये क्या है? आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। 60 to 80 लोग मिलके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और
फिर उसके बाद आता है कैबिनेट, तो इनसे भी छोटी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25 मेंबर्स की बॉडी होती है। मेजर मिनिस्ट्रीज मेजर पोर्टफोलियोज इसके मिनिस्टर्स वाले जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और मेजर पॉलिसी डिसीजंस आपके यहीं से आते हैं। फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भी 2 कैटेगरी हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच्ड ऑफिसेज। सो इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि कुछ छोटी मिनिस्ट्री हुई तो वहाँ पे क्या होता है, वो मिनिस्टर्स का वो इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे होंगे जो कि कोई बड़ी मिनिस्ट्री है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उसके अंदर ही इस वाले मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। ओके, नाउ प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। ही इज़ अ नॉमिनल हेड। जैसे ब्रिटेन में क्वीन का सेरेमोनियल पोजीशन है, वैसे हमारे भारत में प्रेसिडेंट का एक नॉमिनल जो है पोजीशन है। ये मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, ये बाइंडिंग है ऑन द एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे यहाँ देश में जो भी देश के नाम पे काम किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पे। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गई, कोई बिल पास हुआ तो फाइनली प्रेसिडेंट का एसेंट होता है। तो हर एक चीज़ इनके नाम पे की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करते हैं सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, और ये ऐसे बिहेव करते हैं कि ही इज़ ऑपरेटिंग इन द हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, इनको कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु आर इलेक्टेड। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, जो कि आपको यूएस में देखने मिला। यूएस में इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट होता है यहाँ का प्रेसिडेंट, और इसके पास ज़्यादा पावर होती है, और यही फर्दर लोगों को अपॉइंट करता है। यूएस के लेजिस्लेचर को बोलते हैं कांग्रेस, और वहाँ के प्रेसिडेंट के पास उसके अकॉर्डिंग ही वीटो पावर भी है। तो ये जो मॉडल है बहुत से कंट्रीज़ में आपको देखने मिल जाएगा, स्पेशली लैटिन अमेरिका और एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में। सो देखिए, जुडिशरी, थर्ड ऑर्गन की बात कर लेते हैं। सो जुडिशरी हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड। और जुडिशरी होती क्या है पहले तो, देखिए ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ द कंट्री, उन सबको अगर मिला दें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सबको मिला के हम जुडिशरी बोलते हैं। ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के अलग और ये सेंटर के अलग, इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा सारे लोअर कोर्ट्स को, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे ऊपर होगा। और ये बात भी है कि अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट को अपने ऊपर ले सकता है, यानी अपने हाथ में ले सकता है। नाउ इट कैन टेक एनी ऑफ द डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो गई, जैसे कि सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि 2 आपस में लोग लड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच की डिस्प्यूट, अगर ऐसी कोई डिस्प्यूट है जो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है वो डिस्प्यूट, ऐसी कोई डिस्प्यूट है जो कि 2 स्टेट के बीच में है, और ऐसी कोई डिस्प्यूट जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस इंटायर चैप्टर। मैंने आपको रिविजन पर्पज से एक समरी प्रोवाइड की है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।